आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 5.2.2 बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड। यहाँ पे हम बार मैग्नेट और सोलोनॉइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये इक्वेशनली भी प्रूव करेंगे। आपने ऑलरेडी आयन फाइलिंग डाल के तो ये चेक कर लिया कि बार मैग्नेट और सोलोनॉइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेम सा होता है, राइट? दोनों ही मैग्नेटिक डाइपोल है, बट यहाँ पे हम इक्वेशनली प्रूव करेंगे। अब इसके लिए पहले आपको याद करा दूं कि चैप्टर 4 में हमने किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए एक इक्वेशन प्रूव किया था। देखिए, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इस करंट कैरिंग लूप में से ये जो पास हो रहा है वो है करंट आई, राइट? ये यहां पे मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ली है, तो इसकी वजह से इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट? अब इस वजह से क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है तो इसका एक एंड, ये राइट साइड का एंड नॉर्थ बन जाएगा और लेफ्ट साइड का एंड जो है वो साउथ बन जाएगा। यानी कि ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, आपको याद होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल है m, और m का इक्वेशन भी लिख देता हूं यहां पे। m यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका इक्वेशन है NIA। यहां पे n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, I यानी कि करंट और A यानी कि इस लूप का, इस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? अब ऐसा ही एक और इक्वेशन इस तरह के सर्कुलर लूप के लिए आप जानते हो। देखिए, अगर इस तरह से कोई एक सर्कुलर लूप है जिसमें से I करंट पास हो रहा है और इसकी रेडियस है स्मॉल a और इसकी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट P है जो कि x डिस्टेंस पे है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है? और ये मैग्नेटिक फील्ड आप इस इक्वेशन से दे सकते हो, म्यू 0 n I a स्क्वायर, याद रहे कि a यहां पे रेडियस है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस टू 3/2, ठीक है? यह है इक्वेशन इस तरह की सर्कुलर लूप के लिए उसकी एक्सिस पे, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। अब इसे हम यूज करने वाले हैं सोलोनॉइड के केस में। अब इसके लिए एक सोलोनॉइड की फिगर लेते हैं हम। देखिए, यह है एक सोलोनॉइड और यह है इसकी एक्सिस। यह है सोलोनॉइड का सेंटर जिसमें से एक वर्टिकल एक्सिस ऐसे पास की हुई जो कि एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ठीक है? हम इस सोलोनॉइड की लेंथ को L नहीं बट 2L ऐसे बताएंगे। यह हो गई सोलोनॉइड की लेंथ 2L। हमेशा कोई भी डाइपोल होती है तो आप देखते हो कि उसकी लेंथ को 2L या फिर 2A कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको याद होगा कि उसकी लेंथ को हम 2A कहते थे। अब यहां पे ये है रेडियस, सोलोनॉइड की रेडियस स्मॉल a, ऑलराइट? और ये जो मिड पॉइंट है सोलोनॉइड का, इसको मैं कह रहा हूं O। अब देखिए, मुझे इस सोलोनॉइड की इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आप जानते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ऐसे एक्सिस की डायरेक्शन में ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पूरे सोलोनॉइड को आप बहुत सारी रिंगों में से बना हुआ अज्यूम कर सकते हो। वी कैन अज्यूम दैट द होल सोलोनॉइड इज मेड आउट ऑफ many such type of ring and every such ring is producing magnetic field on the axis, so solenoid will also produce a magnetic field on the axis, ठीक है? अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड कैसे करें? देखिए, अभी मैंने बताया कि ये पूरा सोलोनॉइड बहुत सारी रिंगों में से बना हुआ अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ऐसे ही एक रिंग इस सोलोनॉइड में मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं। मैं इसे जरा कंप्लीट कर लेता हूं, वेट कीजिएगा प्लीज। देखिए, ये जो रिंग है वो दरअसल इस सोलोनॉइड का ही एक हिस्सा है, लेकिन अभी मैं यहां पे इसे अलग से शो कर रहा हूं। आप अज्यूम कर सकते हो कि पूरा का पूरा सोलोनॉइड ऐसी बहुत सारी रिंगों में से
बना हुआ है। अब हम क्या करने वाले मैं आपको बता देता हूं। चलिए, ये रिंग कंप्लीट हो गई। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक ये रिंग, ऐसे इसके आगे रिंग, इसके पीछे रिंग, ऐसे आप बहुत सारी रिंगों को ऐड करते जाओ तो पूरा सोलोनॉइड बन जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक रिंग सोची है। ऐसा क्यों किया मैं बता रहा हूं आपको। हम इस रिंग से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से मिलता है, ये जानते हैं। तो फिर हम ऐसी बहुत सारी रिंगों से मिलने वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के ऊपर कितना होगा वो इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो वही हम करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें यहां पे क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये कि ये जो रिंग है इसका डिस्टेंस सोलोनॉइड के सेंटर पॉइंट से x जितना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस रिंग की थिकनेस जो है वो है dx जितनी, ये dx जितनी थिकनेस है। दूसरा कि इस सोलोनॉइड के सेंटर पॉइंट से ये जो पॉइंट P है हमने चूज किया, उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसे हम कह देते हैं r। समझ रहे हो ना आप। सोलोनॉइड के सेंटर पॉइंट से पॉइंट P जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस है r। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई सोलोनॉइड का पॉइंट P से डिस्टेंस r, ठीक है, क्योंकि हमने ये सोलोनॉइड के सेंटर से ये डिस्टेंस लिया है। ये डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बात, वैसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये टोटल लेंथ l है तो ये हाफ लेंथ और ये हाफ लेंथ दोनों ही l हो जाएगी। मैं जस्ट यहां पे शो कर देता हूं कि सोलोनॉइड के एक एंड और सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा l, और उसी तरह से सोलोनॉइड के दूसरे एंड और सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है l, यानी कि टोटल मिला के हो जाता है 2l। अब हम क्या करने वाले हैं समझिए। हम इस रिंग का इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करने वाले हैं। फिर हम ले लेंगे पूरा इंटीग्रेशन, यानी कि पूरे सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए इसे यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रिंग एट पॉइंट P। ये जो रिंग चूज की है उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पे फाइंड करना है। ऑब्वियसली बात है हमें ये इक्वेशन लगाना है इसमें, बट इसमें ये जो x है वो x रिंग का डिस्टेंस था। अब आप समझिए यहां पे इस रिंग का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा r माइनस एक्स, राइट। तो इसे याद रख के हम इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए मैं B नहीं बट dB कह रहा हूं। हम सिर्फ इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे dB। तो dB इक्वल टू क्या हो जाता है इक्वेशन, आप जानते हो, म्यू 0 ni ए स्क्वायर, यहां पे रेडियस a है तो a स्क्वायर अपॉन, यहां पे आ जाएगा पहले 2 और फिर यहां पे लिख सकते हो आप। देखिए, x की जगह पे आपको लिखना है r माइनस एक्स, तो ये r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड रेस्ट टू 3/2, ठीक है। अब इसमें ये जो n है, ये n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, किसके, इस रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए, ये जो रिंग आपने अज्यूम की है इसके नंबर ऑफ टर्न्स को n कहा है। तो अब इस n का इक्वेशन क्या होगा समझिए, यहां पे देखिए, ये n इजकल टू हो जाएगा स्मॉल n dx। आ रही बात समझ में, याद है स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहां पे इस रिंग की ये लेंथ है dx, तो n dx हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कि हो गया टोटल n dx। तो ये जो कैपिटल N है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं स्मॉल n dx। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, dB इजकल टू यहां पे म्यू 0 स्मॉल n i a स्क्वायर, और मैं dx यहां पे ले लेता हूं, डिवाइड बाय ये हो जाता है 2 और बाकी का ब्रैकेट वही r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड रेस्ट टू 3/2। अब इससे हम पूरे सोलोनॉइड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पॉइंट P पे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले मैं लिख लेता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड
at point P will be equal to B and that B will be equal to integration of dB. बट इंटीग्रेशन ऑफ dB यानी क्या? देखिए कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेते हैं. म्यू जीरो कांस्टेंट है, स्मॉल n कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है और a स्क्वायर भी कांस्टेंट है. डिवाइड बाय यहां पे बचेगा सिर्फ 2. अब इंटीग्रेशन के अंदर बाकी की टर्म ले लेते हैं. मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ. चलिए अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये हो जाता है dx अपॉन ये पूरा ब्रैकेट यानी कि r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड रेस्ट टू 3/2. और क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये हम इसमें डाल देते हैं. तो ये हो जाएगा -L2 प्लस L. ये बात समझ में आ रही? देखिए इस फिगर में समझाता हूं. यहां पे x यानी कि क्या? सेंटर से रिंग का डिस्टेंस. अब रिंग ज्यादा से ज्यादा दूर कहां तक हो सकती है? L लेंथ तक दूर हो सकती है. इस तरफ -L लेंथ पे हो सकती है. देखिए इस जीरो की रिस्पेक्ट में इस तरफ की लेंथ को -L लेना चाहिए और इस तरफ की लेंथ को +L लेना चाहिए. तो वही हम कर रहे हैं. ये x मिनिमम कितना हो सकता है? -L और मैक्सिमम कितना हो सकता है? L. तो हमने यहाँ पे जो लिमिट्स डाली है वो आप देख पा रहे हो कि -L2 प्लस L ली है. देख रहे हो ये -L2 प्लस L. बाकी की टर्म वैसे की वैसे. अब जो इक्वेशन हमारे सामने है इंटीग्रेशन का उसे सॉल्व करने के लिए वैसे ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इससे बेटर है कि हम कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे कंसिडर दैट द डिस्टेंस r is very greater than distance x as well as distance r is very greater than the radius a. यानी कि आपने जो पॉइंट P चूज किया है ना वो एक्सिस पे बहुत दूर है. इन शॉर्ट इतना कह दें कि भाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट P बहुत ही दूर है. तो अब ऐसे में ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा समझिए. सो वी कैन राइट दैट r माइनस एक्स whole square plus a square that all will become nearly equal to just r square. समझ रहे हो आप? क्योंकि x बहुत ही छोटा है, a भी बहुत ही छोटा है तो बचेगा सिर्फ r और यहां पे स्क्वायर है तो ये बचेगा सिर्फ r स्क्वायर. तो यहां पे डिनोमिनेटर में अब आ जाता है r स्क्वायर और रेस्ट टू है 3/2. तो अब ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं. b इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल n I a square upon 2 integration from -L to plus L and here is dx by only r cube. अब यहां पे r cube तो कांस्टेंट है तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और यहां पे जो बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx. अब इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि ऑब्वियसली बात है x. तो अब ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा. ये हो गया म्यू जीरो स्मॉल n I a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब. राइट. और जैसे कि मैंने कहा कि बचा इंटीग्रेशन dx तो इंटीग्रेशन dx यानी कि हो जाएगा x. ये हो गया x और यहां पे आपको लिमिट डालनी है. अपर लिमिट l और लोअर लिमिट है -l. अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम. तो ये हो जाएगा म्यू जीरो स्मॉल n I a स्क्वायर अपॉन ये 2r क्यूब. ठीक है. और यहां पे सोचिए आप अपर लिमिट डालोगे l माइनस l यानी कि टोटल मिला के हो जाएगा ये 2l. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2l. राइट. तो बच्चों ये है वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम फाइंड कर रहे थे. ये है किसका मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field due to a solenoid on its axis at a distance r having a radius small a and the length of the solenoid is 2l. अब यही मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम डाइपोल मोमेंट m के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए
पहले एक चीज देखिए, इस इक्वेशन में ये जो न्यूमरेटर में n इंटू 2l दिया है वो क्या हो जाएगा समझिए, बट स्मॉल n इंटू 2l दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। ये बात समझ में आ रही है? स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ है 2l, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ना ये कैपिटल N, राइट। नाउ आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पूरे सोलोनॉइड की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MdM लिख रहा हूं, इसका इक्वेशन तो m इजकल टू NIA करके हो जाएगा, राइट। बट यहां पे जो कैपिटल N है उसकी जगह पे मैं ले लेता हूं n इंटू 2l, राइट, I का I और A यानी कि एरिया, अब एरिया हो जाएगा पाई A स्क्वायर, ठीक है ना। सोलोनॉइड की रेडियस है स्मॉल है इसलिए एरिया हो जाता है पाई A स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए वापस इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में। देखिए यहां पे न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है स्मॉल n I A स्क्वायर 2l और यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी है आपके पास स्मॉल n 2l I A स्क्वायर, एक एडिशनल चीज चाहिए पाई, तो मैं यहां पे इस इक्वेशन को पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो अब मैं लिख सकता हूं सो मैग्नेटिक फील्ड of solenoid that is B will be equal to mu 0 small m upon 2 pi r cube। इसे आप जरा पॉपुलर वे में ऐसे भी लिख सकते हो, mu 0 अपॉन 4 पाई और यहां पे 2m अपॉन आर क्यूब। ये हो गया फाइनली सोलोनॉइड की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जिसमें डाइपोल मोमेंट m का यूज किया गया है। फाइनली यहां पे एक ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक है, दिस इक्वेशन इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए अभी ये इक्वेशन हमने डिराइव किया सोलोनॉइड की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि इसी इक्वेशन से मिलता है, यानी कि सोलोनॉइड और बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इसी सेम इक्वेशन से मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वेशन आप सोलोनॉइड के लिए यूज कर रहे हो तो ये m सोलोनॉइड की डाइपोल मोमेंट होगी, और अगर बार मैग्नेट के लिए ये इक्वेशन यूज कर रहे हो तो ये m बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट होगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि बार मैग्नेट और सोलोनॉइड की डाइपोल मोमेंट सेम है, यानी कि एक बार मैग्नेट और एक सोलोनॉइड सिमिलर बिहेव करते हैं। ये यहां पे प्रूव हो रहा है कि एक बार मैग्नेट और एक सोलोनॉइड सिमिलर वे में बिहेव करते हैं। इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लिख सकते हैं, thus बार मैग्नेट एंड सोलोनॉइड आर इक्विवेलेंट, और यही हमारे टॉपिक का टाइटल भी था। चलिए अब फाइनली एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं और वो है पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसका सिंबल है QM। देखिए नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसे कहते हैं QM और जो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ है उसे कहते हैं -QM। ये पोल स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको जरा समझा देता हूं। देखिए जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में उसके पोल्स पे चार्ज होता है, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है कि उसका पोल कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथफुल है। अब अगर हम बार मैग्नेट की बात करें या फिर सोलोनॉइड की बात करें तो उसके पोल की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चले, इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की गई है और यह है पोल स्ट्रेंथ QM, राइट। तो पोल स्ट्रेंथ से हमें पता चलता है कि इस मैग्नेट का पोल कितना पावरफुल है। अब इस पोल स्ट्रेंथ को आप चार्ज Q से कंपेयर कर सकते हो, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर कह सकते हो आप। तो इसी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का एक इक्वेशन ऐसे बन सकता है, M इजकल टू 2LQM। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन था P इजकल टू 2LQ, राइट। वहां पे Q यानी कि चार्ज था,
यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो m है, 12 तो लेंथ है ही, और यहाँ पे qm आएगा, पोल स्ट्रेंथ qm। दरअसल इसी इक्वेशन से हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ qm का इक्वेशन भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो हो जाएगा m/12, राइट। इस पे आप यूनिट भी लिख सकते हो। देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, m है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, राइट, और l यानी कि मीटर, तो इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर मीटर। याद रखिएगा कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर। अब फाइनली एक लास्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको दे देता हूं, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल एट ए डिस्टेंस r, दैट इज b इक्वल टू μ0/4 पाई qm/r²। देखिए हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिया था, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। तो यहां पे सिंगल पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, आप देख पा रहे हो कि ये भी सिमिलर है। वहां पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहां पे B इक्वल टू μ0/4 पाई है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में q/r² था, जहां पे q यानी कि चार्ज, और यहां पे qm/r² है, जहां पे qm यानी कि पोल स्ट्रेंथ है। तो ये पोल स्ट्रेंथ के फॉर्म में एक मोनोपोल, सिंगल पोल यानी कि मोनोपोल का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोनोपोल दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इस इक्वेशन के बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें इस चैप्टर में नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी हम किस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोनोपोल का इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक मोनोपोल सोच सकते हैं, यह मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखिए अगर आपके पास एक बहुत ही लंबा मैग्नेट है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मानिए कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब इस नॉर्थ पोल से हमें किसी एक डिस्टेंस पे, मानिए कि r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैं यहां से r डिस्टेंस यहां पे ले लेता हूं, ये हो गया r डिस्टेंस, जरा इसे ठीक कर देता हूं, ये हो गया r डिस्टेंस और ये है पॉइंट P, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट P पे इस नॉर्थ पोल का, सिर्फ नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ऐसे में मैं ये इक्वेशन यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, जहां पे qm जो है वो इस पोल की पोल स्ट्रेंथ हो गई। साउथ पोल के लिए -qm होगा और नॉर्थ पोल के लिए +qm, ठीक है। देखिए ये मत भूलिएगा कि जब ये इक्वेशन इस सिचुएशन में आप अप्लाई करते हो तब इस मैग्नेट की लेंथ बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। आइडियली स्पीकिंग दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का करेक्ट इक्वेशन बन सकता है। आप जानते हो कि प्रैक्टिकली मोनोपोल पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसलिए कोई मोनोपोल नहीं है तो ये इक्वेशन वैसे तो यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही लंबा मैग्नेट है तो ऐसे में क्या होगा कि इस तरह के पॉइंट P पे उसके पास जो पोल है उसी की इफेक्ट आएगी, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पोल का ही होगा। इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 होगा, राइट। तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में आप इस पॉइंट पे सिर्फ इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मोनोपोल का, सिंगल पोल का मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से लिख सकते हो। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 5.2.3, द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमने आगे देखा कि किस तरह से बार मैग्नेट के ऊपर आयन फाइलिंग या फिर सोलेनॉइड के ऊपर आयन फाइलिंग डाल के उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो हम देख सकते हैं। इवन किसी मैग्नेट के आसपास आप मैग्नेटिक नीडल्स अरेंज करते जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरा किस तरह से है, कैसे अरेंज है, वो आप देख सकते हो। लेकिन एट टाइम्स आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये एग्जैक्टली एक्यूरेटली फाइंड करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए इसके लिए इस तरह से कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मानिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, इसमें एक नॉन मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी जाती है। नॉन मैग्नेटिक नीडल यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी डाइपोल मोमेंट m कितनी है, ये सब कुछ हम जानते हो। इस तरह की एक मैग्नेटिक नीडल को
रखा जाता है। अब जैसे ही आप इस मैग्नेटिक नीडल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आप समझ सकते हो कि ये जो नॉर्थ पोल है इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस वजह से इसे टॉर्क मिलेगा, यहां पे ऐसे टॉर्क मिलेगा। ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करेगी। अब मानिए कि अभी इसका जो एंगल है वो है थीटा। मैं यहां पे दिखा देता हूं। देखिए ये जो एरो मैं ले रहा हूं ये एरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम का एरो है, राइट। आप जानते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ ड्रॉ की जाती है, तो ये साउथ टू नॉर्थ मैंने ड्रॉ कर दिया और ये एरो यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल है थीटा। तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें इस नीडल को, इस मैग्नेटिक नीडल को टॉर्क लगेगा। ये जो टॉर्क लगता है इस टॉर्क को कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क on the needle in uniform magnetic field can be written as torque toe is equal to m cross b। यहां पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, टॉर्क टो इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अब इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। ये इक्वेशन नया नहीं लग रहा है ना आपको? ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिराइव किया हुआ है, चेक कीजिएगा। जब भी कोई m जितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला कोई लूप या कोई कॉइल b जितने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे इतना टॉर्क लगता है। तो यहां पे हम m जितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाली एक नीडल ले रहे हैं जो कि b जितने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो ऑब्वियसली बात है कि टॉर्क लगेगा टॉर्क टो इज इक्वल टू m क्रॉस b और मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो टॉर्क टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क टो इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ये क्यों समझिए। पहली तो बात ये कि फॉर स्मॉल एंगल आप जानते ही हो कि साइन थीटा कैन बी टेकन एज नियरली थीटा, इसलिए मैंने साइन थीटा की जगह पे थीटा ले लिया है। ठीक है, ये साइन थीटा की जगह पे मैंने ले लिया थीटा बिकॉज एंगल इज स्मॉल। ये माइनस साइन क्यों, ये समझिए। बिकॉज टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, समझिए आप। देखिए इस फिगर में देखिए टॉर्क इसे ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, जबकि एंगल थीटा इस तरफ बढ़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ तो एंगल थीटा बढ़ता है, राइट। तो थीटा और टॉर्क ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहां पे माइनस ले लिया। मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं दैट टॉर्क एंड एंगल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से हमने इसमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है, ये याद रखिएगा, भूलना मत। अब दूसरी बात, चलिए पहले मैं यहां पे स्पेस कर लेता हूं और एक पार्टीशन कर लेते हैं हम यहां पे। अब समझिए, अगर इस मैग्नेटिक नीडल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जितनी है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज I, then we can write torque toe is equal to I d square theta by dt square। 11 स्टैंडर्ड रोटेशनल मोशन याद आया कुछ? ये टॉर्क का इक्वेशन है I d square theta by dt square is equal to what? माइनस एम बी थीटा। ठीक है, इसे अरेंज करके मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। और या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा
is equal to 0, right, which is similar to the equation of सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आपने देखा था, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपके पास एम बी अपॉन आई है, तो ये भी मैं मेंशन कर लेता हूं कि यहां पे एम बी अपॉन आई दैट इज ओमेगा स्क्वायर। यहां पे लिख लेते हैं, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से आप ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, और आपको पता है कि ओमेगा से पीरियोडिक टाइम टी मिल सकता है। मैं यहां पे लिख देता हूं पीरियोडिक टाइम। ये कौन सा पीरियोडिक टाइम डिस्कस कर रहे हैं हम? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जब आपने ये मैग्नेटिक डाइपोल, नीडल क्या है? एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लगने की वजह से वो वहां पे ऑसिलेट होगी, तो उस ऑसिलेशन का पीरियोडिक टाइम ये है। तो वो पीरियोडिक टाइम टी हमें टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से मिल सकता है। जनरल इक्वेशन है, आपको पता है। तो यहां पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या मिलेगा आपको? आई अपॉन एम बी, है ना? ये आई अपॉन एम बी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाता है पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन। कौन सा पीरियोडिक टाइम? जब किसी मैग्नेटिक नीडल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बना के रखते हो और फिर छोड़ते हो, तो ये नीडल ऑसिलेट होती है, तो उस ऑसिलेशन का पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन है। आप देख पा रहे हो कि पीरियोडिक टाइम टी आई के प्रोपोर्शन में, आई के रूट के प्रोपोर्शन में। आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो पीरियोडिक टाइम ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। और दूसरा कि एम के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर मैग्नेटिक नीडल की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो ऐसे में पीरियोडिक टाइम कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा रहेगी। अब इसी इक्वेशन पे से हम मैग्नेटिक फील्ड बी का भी इक्वेशन बना सकते हैं। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन, यहां पे आ जाएगा एम टी स्क्वायर, राइट। तो देखिए इस इक्वेशन से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। मैं आपको समझाता हूं इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, समझाता हूं। देखिए, आपको किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल डाल दिए जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो और उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम हो, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट कीजिए कि जब आप इस मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल देके छोड़ देते हो तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना आता है, वो पीरियोडिक टाइम यहां पे डाल दीजिए। तो ऐसे में इस इक्वेशन से आपको मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है वो पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करने का एक ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये एक्सपेरिमेंट किया आपने और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है। तो इस तरह से यहां पे हमने पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन फाइंड किया, यानी कि अगर मैग्नेटिक नीडल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल के उसे एंगल थीटा देके छोड़ दे तो उसका जो पीरियोडिक टाइम होगा वो इस इक्वेशन से हमें मिला। अब दूसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं और वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए अगर आप मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखते हो तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। वो पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉप टो इंटू डी थीटा इक्वेशन से। याद आ रहा है ये इक्वेशन? यही सेम इक्वेशन हमने लिया था जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसे टॉर्क लगता है।
तो तभी u इजकल टू इंटीग्रेशन टो इंटू डी थीटा हमने लिया था, राइट। यहां भी वही इक्वेशन आएगा। बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क जितनी होती है, राइट, और वर्क जो है वो इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा जितना होता है। तो ये इक्वेशन सही है। अब यहां पे टॉर्क का इक्वेशन डाल देते हैं, टॉर्क टो इजकल टू एम बी साइन थीटा, आपको पता है, राइट, और ये है डी थीटा। एम तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म लिया तो वो भी कांस्टेंट है, और ये बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पे इंटीग्रेशन साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाता है इक्वेशन माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसपे से आप पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, एम डॉट बी क्या हो जाता है, एम बी कॉस थीटा। तो यहां पे ये एम बी कॉस थीटा है तो मैंने ले लिया एम डॉट बी, वेक्टर एम डॉट बी। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। अगर किसी भी मैग्नेटिक नीडल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, इनफैक्ट ये दरअसल एक जनरल इक्वेशन है। आप कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल, देखिए कोई भी मैग्नेट, कोई भी सोलोनॉइड, कोई भी नीडल, ये सभी दरअसल मैग्नेटिक डाइपोल ही है। तो आप कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पता हो, उसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि आपको पता है उसमें डालोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू माइनस एम डॉट बी हो जाएगी, जहां पे ये एंगल थीटा जो है वो M और B के बीच का एंगल होगा। ऑलराइट, आप जानते हो कि इसमें थीटा की वैल्यू डाल के आप अलग अलग U की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए, फॉर थीटा इजकल टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन में थीटा 0 ले लूं तो आप देख सकते हो कि U इजकल टू माइनस एम बी हो जाएगा, कॉस 0 तो 1 हो जाता है, माइनस एम बी। अब ये माइनस एम बी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है, यह है मोस्ट स्टेबल स्टेट। एक बात याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जहां पे मिनिमम हो वही सिस्टम का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। तो यहां पे ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये सबसे मिनिमम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम थीटा इजकल टू 90 डिग्री ले लें तो कॉस 90 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। और अगर मैं थीटा इजकल टू 180 डिग्री लेता हूं तो कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू प्लस एम बी मिलेगा आपको, प्लस एम बी। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल। जी हां, ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। तो अगर आप मैग्नेटिक नीडल को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखते हो तो थीटा इजकल टू 0 आएगा, तो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगा, यानी कि डाइपोल उसी सिचुएशन में रहने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में रखते हो, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो थीटा 180 हो जाएगा। तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, यानी कि वो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा रखता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें से लिख सकते हो, ठीक है। सो हियर विथ अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।